channel Medical Lectures by Dr. Shivakshi Dubey. Today I will discuss about asthma. What is asthma? What is the pathology of asthma? Causes, clinical features, diagnosis. So let's study. First we will study about what is asthma. Asthma is chronic inflammatory disorder of the airways. अस्थमा क्या होता है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द एयरवेज है. जो लंग्स में ब्रोंकस होते हैं उनको एयरवेज कहते हैं. तो उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है. तो अस्थमा क्या होता है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है एयरवेज का. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज एसोसिएटेड विद एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस दैट लीड्स टू रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ वीजिंग, ब्रेथलेसनेस, डिज्निया एंड कफ. तो अस्थमा में क्या होता है कि जो एयरवेज होते हैं, ब्रोंकस होता है, उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्रोंकस होते हैं वो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, वो हाइपर रिएक्टिव हो जाते हैं. उसमें हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है, जिसकी वजह से बार बार क्या होता है? वीजिंग होगा, ब्रेथलेसनेस होगा, डिज्निया होगा, कफ होगा. एंड ये पर्टिकुलरली कब होता है? नाइट में एंड इन अर्ली मॉर्निंग. तो यह अस्थमा होता है कि अस्थमा क्या होता है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है एयरवे का, दैट इज ब्रोंकस का, जिसकी वजह से जो ब्रोंकस होता है उसमें हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस दैट इज हाइपर रिएक्टिविटी देखने को मिलती है. एंड दैट लीड्स टू वीजिंग, ब्रेथलेसनेस, डिज्निया, कफ, particularly at night and in early morning. Now we will study about what is the pathology of asthma. Asthma, it is often initiated by environmental triggers. Most of the time जो अस्थमा होता है वो इनिशिएटेड होता है एनवायरमेंटल ट्रिगर्स. एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से अस्थमा होता है. डस्ट, पॉलन ग्रेन, स्मोकिंग, एलर्जेंस, कुछ भी हो सकता है. तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स ज्यादा कॉमन कॉज है. तो इट इज ऑफन इंडिकेटेड बाय एनवायरमेंटल ट्रिगर्स. Asthma includes excessive reaction from type 2 helper cells against specific allergen. तो अस्थमा में क्या होता है कि जो type 2 helper cells होते हैं, TH2 lymphocytes होते हैं, उन्हें excessive reaction वो शो करते हैं और वो किसी भी specific allergen के अगेंस्ट हो सकते हैं. कोई भी allergen हो सकता है, चाहे वो डस्ट हो, चाहे वो pollen grain हो, चाहे वो स्मोकिंग की एलर्जेंस की वजह से. तो कोई भी एलर्जन हो सकता है जिसकी अगेंस्ट जो टाइप 2 हेल्पर सेल्स होते हैं वो एक्सेसिव रिएक्शन शो करेंगे. TH2 हेल्पर सेल्स इन्वॉल्व इन अस्थमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस एंड एलर्जिक राइनाइटिस. इसको हम लोग कहते हैं एटोपिक राइट. T हेल्पर 2 सेल्स जो होते हैं वो अस्थमा में भी इन्वॉल्व होते हैं, एटोपिक डर्मेटाइटिस में भी होते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस में भी होते हैं, और ये टुगेदर फॉर्म करते हैं क्या? एटोपिक ट्रायड. तो एलर्जेंस फ्रॉम एनवायरमेंटल ट्रिगर, कोई भी एनवायरमेंटल ट्रिगर हो सकता है. तो जो एनवायरमेंटल ट्रिगर में कोई भी एलर्जन हो सकता है, जो कि जैसे कि डस्ट है, पॉलन ग्रेन्स है, स्मोक से एलर्जी हो गई या किसी भी चीज से एलर्जी हो गई. तो एलर्जन फ्रॉम एनवायरमेंटल ट्रिगर जो होता है वो एंटर करता है लंग्स में नोज के थ्रू. फिर उसको कौन पिकअप कर लेता है? डेंड्राइटिक सेल. फिर डेंड्राइटिक सेल जो होता है वो उस एलर्जन को प्रेजेंट करता है T हेल्पर 2 सेल्स को. T हेल्पर 2 सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं साइटोकाइंस, दैट इज इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5. इंटरल्यूकिन 4 जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ IgE एंटीबॉडीज. तो इंटरल्यूकिन 4 जो होता है फिर आगे हेल्प करता है किसके प्रोडक्शन में? IgE एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में. एंड ये IgE एंटीबॉडीज जो होती है वो मास्ट सेल से अटैच हो जाती है और रिलीज करती है क्या? हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स. सिमिलरली इंटरल्यूकिन 5 जो होता है वो एक्टिवेट करता है इओसिनोफिल्स को, और फिर वहां पे क्या हो जाता है कि मोर साइटोकाइंस, ल्यूकोट्राइंस, ये सब रिलीज होने लग जाते हैं. तो ये जो दोनों प्रोसेस है कि T हेल्पर 2 सेल्स प्रोड्यूस करा है इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5, इन दोनों की वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है. जब इस टाइप का इन्फ्लेमेशन होगा जिसमें IgE एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है, मास्ट सेल से अटैच हो रही है, फिर वो मास्ट सेल्स डिग्रैनुलेट करके हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइंस एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकालता है. वैसे इंटरल्यूकिन 5 जो होता है वो एक्टिवेट करता है इओसिनोफिल्स, फिर वो और साइटोकाइंस एंड ल्यूकोट्राइंस उस साइड पे आ जाते हैं. तो बाय दिस इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि जो ब्रोंकस होता है उसमें जो स्मूथ मसल्स होती है उनमें स्पैजम हो जाता है. वहां पे जो ब्रोंकस में जो स्मूथ मसल्स होती हैं, और वहां पे म्यूकस सिक्रीशन भी बढ़ जाता है. जब म्यूकस सिक्रीशन बढ़ेगा तो वहां पे एयरवे क्या होगा? ब्लॉकेज होने लगेगा, नारिंग हो जाएगी एयरवेज की. इसी वजह से जो अस्थमा होता है वो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होती है, पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होती है.
क्योंकि एक तो स्मूथ मसल स्पैज्म हो रहा है, दूसरा इंक्रीज्ड म्यूकस सिक्रीशन हो रहा है, जिसकी वजह से एयरवेज जो होता है वो नैरो हो जाते हैं। जब एयरवेज नैरो हो जाएंगे तो एयर ट्रैप हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है। तो अस्थमा में बेसिकली क्या होता है कि ऑक्सीजन एयर जो है वो अंदर आ तो बहुत ज्यादा रही है, लेकिन वो प्रॉपरली एक्सपायर नहीं हो पा रही है, वो अंदर ट्रैप होके रह गई है। ये पेशेंट जो होता है वो एयर इनहेल तो करता है बहुत ज्यादा, लेकिन वो उतनी कैपेसिटी के साथ जो एयर उसने इनहेल की है उसको वो एक्सेल नहीं कर पाता है। तो एयर अंदर आ तो रही है लेकिन वो बाहर नहीं जा पा रही है। ये बेसिकली अस्थमा में होता है इन जनरल टर्म। तो बेसिकली अस्थमा में क्या होता है कि वैस्कुलर परमेबिलिटी भी बढ़ जाती है सेल्स में, तो और ज्यादा इम्यून सेल्स आने लग जाते हैं। स्पेशली कौन से सेल्स आते हैं, इयोसिनोफिल्स आते हैं। जब इयोसिनोफिल्स बहुत ज्यादा आएंगे तो वो और ज्यादा केमिकल मेडिएटर रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ द लंग्स है वो भी डैमेज होने लग जाता है। तो इनिशियली जो अस्थमा में रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, इनिशियली जो होते हैं रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, ठीक है। फिर बाद में कई साल अगर ऐसी सिचुएशन बनी रहे, एलर्जिक रिएक्शन रिस्पॉन्स होता रहे, तब क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंजेस होने लग जाते हैं। इरिवर्सिबल चेंजेस में क्या होता है कि ब्रोंकस में एडिमा होने लग जाता है, फाइब्रोसिस होने लग जाता है, स्कारिंग होने लग जाता है, जिसकी वजह से परमानेंट दैट लीड्स टू परमानेंट थिकनिंग ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है लंग्स में, वहां पे क्या होता है कि परमानेंट थिकनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो एयरवेज है उनका परमानेंटली नैरोइंग ऑफ द एयरवेज। तो इनिशियली क्या होता है, रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। जब कई सालों तक सिचुएशन बनी रहती है तब क्या होता है कि इरिवर्सिबल चेंजेस होने लग जाते हैं। एंड इरिवर्सिबल चेंजेस में क्या क्या होता है, इडेमा होने लग जाता है ब्रोंकस की वॉल में, फाइब्रोसिस होने लगता है, स्कारिंग होने लग जाती है, which are irreversible that leads to permanent thickening of the basement membrane। बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या होता है, परमानेंट थिकनिंग होने लग जाती है एंड परमानेंटली नैरोइंग ऑफ द एयरवेज। और एयरवेज में क्या होता है, परमानेंटली नैरोइंग होने लग जाती है। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अस्थमा क्या होता है, पैथोलॉजी क्या होती है अस्थमा की। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कॉजेज ऑफ अस्थमा। तो बेसिकली दो ही कॉजेज होता है अस्थमा के, एक तो जेनेटिक फैक्टर्स होता है, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स होता है। जेनेटिक फैक्टर में कोई जीन के डिफेक्ट की वजह से हो जाएगा, अगर एलर्जिक रिस्पॉन्स होने लग जाएगा तो वो जेनेटिकल फैक्टर है। एनवायरमेंटल फैक्टर कोई भी एलर्जन की वजह से हो सकता है, कोई भी एलर्जन की वजह से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ अस्थमा। तो टाइप्स ऑफ अस्थमा में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, पहला है एक्सट्रिंसिक एटोपिक अस्थमा, दूसरा है इंट्रिंसिक नॉन एटोपिक अस्थमा, तीसरा है फैमिलियल एटोपिक एक्सट्रिंसिक अस्थमा, एंड नेक्स्ट इज नॉन एटोपिक नॉन फैमिलियल अस्थमा। तो एटोपिक का मतलब क्या होता है, एलर्जी। तो एक्सट्रिंसिक एटोपिक अस्थमा का मतलब क्या है कि एलर्जी हो रही है। ये अस्थमा किसकी वजह से हो रहा है, एलर्जी की वजह से हो सकता है। एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है, डस्ट, पॉलन ग्रेन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब बाहर से कोई फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सटर्नल एलर्जिकल फैक्टर है जिसकी वजह से अस्थमा हो रहा है, ठीक है। एंड ये जो एक्सट्रिंसिक एटोपिक अस्थमा होता है ये इन्वॉल्व करता है यंगर एज को एंड चाइल्डहुड को, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट इज इंट्रिंसिक नॉन एटोपिक अस्थमा। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर नहीं आया, इसमें क्या हो रहा है कि इंटरनल फैक्टर की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या कोई भी वेदर कंडीशन चेंज हो गए उसकी वजह से हमारा एक्सट्रिंसिक नॉन एटोपिक अस्थमा है। तो नॉन एटोपिक अस्थमा में क्या है, नॉन एलर्जिकल फैक्टर है, ठीक है। और ये लेट ऑनसेट में होता है, इसमें कोई भी फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है। नेक्स्ट इज फैमिलियल एटोपिक एक्सट्रिंसिक अस्थमा। तो उसमें ये बताया गया कि फैमिली हिस्ट्री हो गई एलर्जी की। एंड नेक्स्ट इज नॉन एटोपिक नॉन फैमिलियल अस्थमा। तो इसमें क्या होता है कि नॉन एलर्जन, इसमें कोई भी एलर्जन नहीं होता, बट ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इंड्यूस्ड ऑटो इम्यूनिटी, अगर बार बार वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या होता है कि जो सेल्स है, जो टी सेल्स है, उनका जो सेल्फ टॉलरेंस है वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो खुद के सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। तो इंड्यूस्ड ऑटो इम्यूनिटी हो जाएगी है, लॉस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस की वजह से हो सकता है। तो ये टाइप्स है अस्थमा के, एक्सट्रिंसिक एटोपिक अस्थमा, इंट्रिंसिक नॉन एटोपिक अस्थमा, फैमिलियल एटोपिक एक्सट्रिंसिक अस्थमा एंड नॉन एटोपिक नॉन फैमिलियल अस्थमा।
नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द ट्रिगर फैक्टर्स ऑफ अस्थमा। तो क्या क्या ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकते हैं? एलर्जन है, एलर्जन में डस्ट हो सकता है, पॉलन ग्रेन हो सकते हैं, सीजनल एलर्जी हो सकती है, फूड मटेरियल की वजह से एलर्जी हो सकती है, ऑक्यूपेशनल भी हो सकता है कि अगर कोई किसी डस्ट वाली प्लेस पे या किसी इंडस्ट्री में काम करता है तो उसको भी अस्थमा हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया लंग्स में तो उसकी वजह से हो सकता है, ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है, एक्सरसाइज की वजह से भी होता है, कोल्ड एनवायरमेंट एक्सपोजर की वजह से भी हो सकता है, स्मोकिंग। तो ये सब ट्रिगर फैक्टर्स हैं कि एलर्जन, ऑक्यूपेशन, वायरल इन्फेक्शन, ड्रग्स, एक्सरसाइज, कोल्ड एनवायरमेंट एक्सपोजर, स्मोकिंग, ये सब जो होता है अस्थमा को ट्रिगर करते हैं, एक्साइट करते हैं। और सिम्टम्स हम लोग पहले ही बता चुके हैं, वीजिंग होगी, डिज्निया होगा, कफ होगा, फिर बहुत ज्यादा डिज्निया होने लग जाता है तो हाइपोफोनिया हो जाता है, जिसमें कि क्या होता है कि वॉल्यूम जो होती है वो लो होने लग जाती है, एंड एट द एंड स्टेज में अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट वगैरह बहुत बढ़ जाता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? टीएलसी कराते हैं, डीएलसी कराते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, चेस्ट एक्सरे कराते हैं। चेस्ट एक्सरे में पता चल जाता है क्योंकि वहां पे जो एरिया लंग्स में एयर बहुत ज्यादा दिखेगी, तो जिसकी वजह से जो चेस्ट एक्सरे में देखते हैं तो लंग्स में बहुत ज्यादा डार्क ब्लैक बहुत ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि एयर है बहुत ज्यादा, एयर आ ज्यादा रही है अंदर, बाहर ज्यादा जा नहीं पा रही है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से पता चल जाता है अस्थमा के बारे में। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अस्थमा में। इसमें क्या होता है कि फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम FEV1 शुड बी 70% और मोर। नॉर्मली क्या होता है कि जब पर्सन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है 1 सेकेंड में वो 70% होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। बट इन केस ऑफ ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन ये जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है 1 सेकेंड में वो लेस देन 70% हो जाती है। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट को कहते हैं कि इनहेल करो, मैक्सिमम एयर वो जो होता है उसको कहते हैं कि इनहेल करो, ठीक है, 1 सेकेंड में। फिर उसके बाद उसको बोलते हैं कि जितनी एयर उसने इनहेल की वो उसको एक्सपिरेशन करो, जितनी भी एयर उसने इनहेल की फिर उसको कहेंगे कि एक्सहेल करो। तो फिर उससे हम लोग फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम निकालते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि 1 सेकेंड में जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है वो 70% होना चाहिए या मोर होना चाहिए, लेकिन ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में जो FEV1 होता है वो लेस देन 70% होता है। नेक्स्ट हो गया कि डायग्नोसिस के लिए हमने बताया था कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? एलर्जिक कंडीशन है तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन चलते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं ताकि जो एयरवे जो नैरोइंग हुई है उसको ब्रोंकस को डायलेट कर सके। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट अस्थमा कि अस्थमा क्या होता है, उसकी पैथोलॉजी क्या होती है, कॉजेज क्या है, टाइप्स क्या है अस्थमा के, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या मेन देखने को मिलते हैं, डायग्नोसिस क्या है, कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं एंड उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ये वीडियो जो था वो शॉर्ट में था फॉर ईजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ अस्थमा एंड सो दैट्स ऑल, इट्स ऑल अबाउट अस्थमा। सो if you can also get the scanned copy of notes with the help of link given in the description of the video. I hope you will like my video. If you like my video, please subscribe my channel and tap the bell icon button and wait for the notification of the video. I'll post further videos, so keep updated. Thank you.